नमस्कार। 12वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की पुस्तक का हम चौथा अध्याय करेंगे और चौथे अध्याय का नाम है भारत के विदेश संबंध। आज इसका भाग 2 करेंगे। पहला भाग हम कर चुके हैं, तो भारत के विदेश संबंध के हम इस भाग में कौन सा प्रश्न करेंगे? भारत की विदेश नीति के सिद्धांत या विशेषताएं। भाग 1 में आपको विदेश नीति के बारे में बताया जा चुका है कि एक देश दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए जो नीति अपनाता है उसे उसकी विदेश नीति कहते हैं। अब इस विदेश नीति की कुछ खास बातें होती हैं जो उसे दूसरे देशों की विदेश नीति से अलग दिखाती हैं। वो जो विशेष बातें हैं, वो जो खास बातें हैं, उन्हीं को हम कहते हैं भारत की या विदेश नीति की विशेषताएं। अब ये हमारी विदेश नीति की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो उसे दूसरे देशों की विदेश नीति से अलग दिखाती हैं, वो आज हम इस प्रश्न में करेंगे। तो पहला हमारे भारत की विदेश नीति की जो पहली विशेषता है वो है गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता का आपके पास पूरा एक प्रश्न है जिसमें हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है। लेकिन यहाँ क्योंकि हमारी विदेश नीति की एक विशेषता है तो यहाँ उसका हम संक्षेप में वर्णन करेंगे। क्या है गुट निरपेक्षता? भारत की विदेश नीति की पहली विशेषता गुट निरपेक्षता रही है। जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय पूरा विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था। एक गुट सोवियत संघ या जिसको आजकल हम रूस कहते हैं, सोवियत संघ का गुट था, तो दूसरा गुट अमेरिका का गुट था। दुनिया की ज्यादातर देश किसी न किसी गुट में शामिल हो रहे थे। जो 2 गुट थे, दुनिया पूरी की पूरी दुनिया 2 गुटों में बट गई थी। तो उस दौरान जो देश स्वतंत्र हुए थे या जो स्वतंत्र हो चुके थे या जो पहले से अस्तित्व में थे, वो दोनों में से किसी न किसी गुट में शामिल हो रहे थे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि गुट निरपेक्षता वाला हमारे पास एक विस्तृत क्वेश्चन है, एक अलग विस्तृत प्रश्न है, उसको हम विस्तार से बाद में करेंगे। तो पहले यहाँ पर थोड़ा सा जान लेना जरूरी है। तो दुनिया के सभी देश किसी न किसी गुट में शामिल हो रहे थे। भारत के लिए किसी एक गुट में शामिल होने का अर्थ अपनी स्वतंत्रता को फिर से गिरवी रख देना था। इसलिए भारत ने दोनों गुटों में से किसी भी गुट में शामिल होने से शामिल न होने का निर्णय। अगर हम किसी एक गुट में शामिल हो जाते तो जो स्वतंत्रता लंबे संघर्ष के बाद और एक बलिदान के बाद हमने जो स्वतंत्रता प्राप्त की थी, वो हमारी स्वतंत्रता बेकार हो जाती, क्योंकि फिर हमने उसी गुट की बात या उसी गुट की हाँ में हाँ भरनी थी। इसलिए भारत ने दोनों गुटों में से किसी भी गुट में शामिल न होने का निर्णय लिया। दूसरी विशेषता जो है भारत की विदेश नीति की, वो है उपनिवेशवाद का विरोध। अब उपनिवेशवाद क्या है, पहले ये जान लेना जरूरी है। उपनिवेशवाद का अर्थ ऐसी नीति से है जिसमें एक देश दूसरे देश को अपना गुलाम बना लेता है और फिर अपने फायदे के लिए उसका शोषण करता है। आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने लंबे समय तक भारत पर शासन किया, और जब तक शासन किया तो भारत जो था वो अंग्रेजों का उपनिवेश था। उपनिवेश आप समझ गए होंगे, एक ऐसा नीति जिसमें एक देश दूसरे देश को, अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना लिया था और फिर अपने फायदे के लिए यहाँ के जो संसाधन थे या फिर अपनी चीजों को बेचने के लिए इस देश का प्रयोग किया, फिर अपने फायदे के लिए जो उसका शोषण करता है, ऐसी नीति को हम कहते हैं उपनिवेशवाद। तो उपनिवेशवाद का विरोध करना भी भारत की विदेश नीति रही है। भारत लंबे समय तक उपनिवेशवाद का शिकार रहा है। अंग्रेजों ने करीब 200 सालों तक भारत का खूब शोषण किया और इसे गरीब देश बना। ये आप सभी जानते हैं, 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो हम एक पिछड़े हुए देश बन गए, क्योंकि इतने लंबे समय तक शोषण के कारण भारत में कुछ भी नहीं रहा था। अतः उपनिवेशवाद के भुगतभोगी होने के कारण उपनिवेशवाद का विरोध करना भी भारत की विदेश नीति। तो दुनिया में जहां भी कहीं उपनिवेशवाद है या जहां भी किसी देश को उपनिवेश बनाया हुआ है किसी देश ने, तो हमारी ये नीति रही है विदेश नीति कि उसको उपनिवेशवाद से छुटकारा दिलाया जा सके। तो भारत की जो विदेश नीति है वो उपनिवेशवाद का विरोध करना भी रही है।
हमारी अगली विशेषता है विदेश नीति की, वो है पंचशील के सिद्धांत। अब ये क्या है पंचशील के सिद्धांत? नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, पंचशील यानी कि 5 सिद्धांत। कौन से हैं वो 5 सिद्धांत? पंचशील से अभिप्राय उन 5 सिद्धांतों से है, क्योंकि नाम से स्पष्ट हो रहा है पंचशील, तो उन 5 सिद्धांतों से है जिनका यदि पालन किया जाए तो विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है। तो ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। विश्व में अगर दुनिया के देश इनका पालन करें, इनका अनुसरण करें, तो फिर विश्व में लड़ाई झगड़े की गुंजाइश नहीं रहती और विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। जिनका यदि पालन किया जाए तो विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है। इन सिद्धांतों की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने 1954 में की। ये जो डेट है जो आपको दिखाई दे रही है, ये आपने याद रखनी है, ताकि अगर परीक्षा में पंचशील के सिद्धांत के बारे में कोई प्रश्न आए, आप उसका आसानी से उत्तर दे सकें। इन सिद्धांतों की घोषणा, दोबारा फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने 1954 में की थी। ये सिद्धांत इस प्रकार है। कौन कौन से वो 5 सिद्धांत है जिसके द्वारा दुनिया में शांति स्थापित की जा सकती है? उसमें पहला है एक दूसरे की प्रभुसत्ता का सम्मान करना। प्रभुसत्ता का मतलब है कि एक देश पूरी तरह से स्वतंत्र है, किसी दूसरे देश के गुलाम नहीं है, उसके ऊपर अपना राज है। एक दूसरे की प्रभुसत्ता का सम्मान करना। दूसरा, एक दूसरे पर आक्रमण न करना। तीसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी न करना। या आपने जो के तो याद भी करने हैं कि वो 5 सिद्धांत कौन से हैं जिनको हम पंचशील के सिद्धांत कहते हैं। तो इसमें तीसरा था एक दूसरे के आंतरिक मामलों में, जो उसके अपने घरेलू मामले हैं, उनमें दखल अंदाजी न करना। चौथा है एक दूसरे के लाभ के लिए काम, तो हमने ये नहीं एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना है, बल्कि एक दूसरे के लाभ के लिए काम करना है। और 5वां है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, पीसफुल को एग्जिस्टेंस कहते हैं, या फिर एक सिंपल सा अगर आपने सुना है, जियो और जीने दो की नीति में विश्वास करना। अपने आप भी जीना है और दूसरों को भी जीना है। जब ये दुनिया के देशों को या इस पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि जियो और जीने दो, तो दुनिया में अपने आप शांति स्थापित हो जाए। तो इस प्रकार ये 5 सिद्धांत हैं जिनके द्वारा विश्व में शांति स्थापित करने की बात कही गई है, इसलिए इनको पंचशील के सिद्धांत कहते हैं। निशस्त्रीकरण। शस्त्रीकरण का मतलब होता है अस्त्र शस्त्रों को इकट्ठा करना, और निशस्त्रीकरण का मतलब होता है अस्त्र शस्त्रों को खत्म करना। तो हमारी जो विदेश नीति है वो निशस्त्रीकरण की नहीं है, ना कि अस्त्र शस्त्रों को इकट्ठा करना। भारत का शुरू से ही यह मानना रहा है कि अस्त्र शस्त्रों की होड़ से युद्ध की संभावना बढ़ती। जितने आप अस्त्र शस्त्र इकट्ठा करोगे उतने ही दूसरे जो आपके पड़ोसी देश हैं उनमें डर का भाव पैदा होगा, और आपकी देखा देखी में वो भी अस्त्र शस्त्रों को इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। इससे जो है देशों में अस्त्र शस्त्रों को इकट्ठा करने की होड़ शुरू हो जाएगी। तो हमारा शुरू से ही ये मानना रहा है कि अस्त्र शस्त्रों की होड़ से युद्ध की संभावना बढ़ती है। इसलिए भारत का मानना है कि विनाश करने वाले परमाणु हथियारों को पूरी तरह से खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि जो ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले हैं वो हैं परमाणु हथियार, जिनसे दुनिया के खत्म होने का खतरा है। तो हमारा ये मानना रहा है कि ऐसे परमाणु हथियारों को पूरी तरह से खत्म किया जाना चाहिए, तथा परमाणु शक्ति का प्रयोग विकास कार्यों में किया जाना चाहिए। ये सभी जानते हैं कि परमाणु जो शक्ति है उससे सिर्फ हथियार नहीं बनाए जा सकते हैं, दुनिया का विनाश नहीं किया जा सकता है, बल्कि उससे ऊर्जा भी बिजली भी पैदा की जा सकती है। तो हमारा ये मानना रहा है कि परमाणु शक्ति का प्रयोग विकास कार्यों में किया जाना चाहिए। अतः निशस्त्रीकरण भी भारत की विदेश, निशस्त्रीकरण का मतलब है कि हथियारों को खत्म करना भी हमारी विदेश नीति रही है। उसके बाद नेक्स्ट है क्या हमारी विदेश नीति की अगली विशेषता है, वो है पड़ोसी देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध करना। जब विदेश नीति के निर्धारक तत्व हम कर रहे थे तो उसमें हमने किया था कि यदि एक देश अपने पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है तो उसकी मजबूरी बन जाती है कि वो अपने पड़ोसी देशों के साथ मित्रतापूर्ण रहे। तो ये भी हमारी एक विदेश नीति रही है।
अपने पड़ोसी देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करना भी भारत की विदेश नीति रही। पाकिस्तान ने भारत पर अनेक बार आक्रमण किया, 3 बार आक्रमण किया। इसी प्रकार 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया और भारत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। इसके बावजूद भी भारत इन देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील, क्योंकि विदेश नीति के निर्धारक तत्वों में हमने देखा कि अगर एक देश पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है तो वो एक ऐसी नीति नहीं अपना सकता जिससे उसके पड़ोसी देशों को नुकसान हो। तो बेशक चाहे चीन है, चाहे पाकिस्तान है, उसने हमारे ऊपर कितने भी आक्रमण किए हों, लेकिन उसके बाद भी हम इन देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन। यहाँ पर आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की है, न्यूयॉर्क में है, इनका मेन मुख्य ऑफिस है ये। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन, ये संयुक्त राष्ट्र संघ आपके पास एक पूरा एक अलग से अध्याय है जो आपकी राजनीति विज्ञान की पुस्तक है, उसमें हम 6ठा अध्याय, जो नेक्स्ट वाली पुस्तक है उसमें 6ठा अध्याय पूरे डिटेल में आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। अभी सिर्फ हम अपनी विदेश नीति की एक विशेषता कर रहे हैं और वो है संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करना। भारत का यह मानना रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने विभिन्न देशों के आपसी झगड़ों को सुलझाने, विभिन्न देशों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने और तीसरे विश्व युद्ध की संभावना को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था स्थापित हुई है उसने 3 काम किए हैं: विभिन्न देशों के आपसी झगड़ों को सुलझाने, विभिन्न देशों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने और तीसरे विश्व युद्ध की संभावना को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी कामों में सहयोग देना भी भारत की विदेश नीति थी। संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारा अटूट विश्वास, हम इस मान को चल रहे हैं, इसमें ये चीज मानकर चल रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने तीसरे विश्व युद्ध की संभावना घटाया है, इसलिए हम उसके हर कार्यों में सहयोग देना अपना कर्तव्य समझते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करना भी भारत की विदेश नीति रही है। रंग भेद की नीति का विरोध, क्या आप जान चुके हैं, जो रंग भेद की नीति थी वो दक्षिण अफ्रीका में अपनाई गई थी। दक्षिण अफ्रीका रंग भेद की नीति का सबसे ज्यादा शिकार रहा है। वहां पर गोरे लोग वर्षों तक काले लोगों पर शासन करते हैं। भारत का यह मानना रहा है कि रंग भेद की नीति समानता के खिलाफ है। हमारा ये शुरू से ही मानना रहा है कि जो रंग भेद की नीति है वो समानता के खिलाफ है। इसलिए भारत ने समय समय पर संयुक्त राष्ट्र संघ में रंग भेद की नीति के खिलाफ आवाज उठाई। ये हमारी जो नीति, रंग भेद की जो नीति है, भारत उसको समानता के खिलाफ मानता है। इसलिए जब भी संयुक्त राष्ट्र संघ में इस बात के ऊपर विचार हुआ है तो हमने रंग भेद की नीति के खिलाफ आवाज उठाई। नेक्स्ट जो हमारी विदेश नीति की विशेषता है वो है आतंकवाद का विरोध। दुनिया की जो वर्तमान समय में जो सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न कर उभरी है वो है आतंकवाद। आतंकवाद आज किसी एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि दुनिया के सभी देश इससे प्रभावित हैं। कोई ऐसा देश नहीं है जो इससे प्रभावित न हो। अतः आतंकवाद के हर प्रकार का विरोध करना भी भारत की विदेश नीति रही है, क्योंकि हम इससे बुरी तरह से प्रभावित रहे हैं। भारत आतंकवाद का सबसे ज्यादा शिकार रहा है, इसलिए आतंकवाद का विरोध करना भी भारत की विदेश नीति रही है। तो ये थी भारत की विदेश नीति की विशेषताएं। नमस्कार, धन्यवाद।